स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम शीरीन खान है और मैं आज आप लोगों को एनसीईआरटी की पुस्तक दूरवा भाग 2 का पाठ 17 मौत का पहाड़ पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, हमारे जीवन में हर रिश्ते का एक महत्व है। हमें हर रिश्ता कुछ न कुछ ज़रूर सिखाता है। आदर, सम्मान तथा छोटों के साथ स्नेह से रहना, ये सब हम अपने परिवार से ही तो सीखते हैं। हमारे अंदर ईमानदारी, चतुराई, सच बोलना, ये सभी गुण हमारे बड़ों की अच्छी परवरिश का ही तो प्रतिफल है, जो हमें समाज में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जीवन जीने के लिए तैयार करता है। लेकिन इस सब में सबसे ख़ास हमारे माता पिता होते हैं, जिनसे हम जीवन जीने का ढंग सीखते हैं और जीवन की हर परिस्थितियों में खुद को दृढ़ रखने की कुशलता का विकास हमें हमारे माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है। आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, वे हमारे माता पिता के महत्व को दर्शाती है एवं वे हमारा किस तरह मार्गदर्शन कर हमें जीवन जीने के परिपूर्ण बनाते हैं। जैसे कि आप कॉमिक्स पढ़ते हैं और आपको उसके चित्र देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है, ऐसे ही इस पाठ को एक चित्रकथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके शब्द दिए हैं गायत्री मंदन दत्त ने और चित्र राम वयरकर ने। तो आइए जानते हैं इस कहानी का नाम मौत का पहाड़ क्यों रखा गया है। कहानी इस प्रकार है। इचरो और चिरो दो भाई थे। दिन भर वे अपने खेतों में काम करते थे। शाम को जब वे घर लौटते, उनकी माँ सुमी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती थी। आओ मेरे बेटो, भोजन तैयार है। पर कुछ दिनों से इचरो और चिरो उदास रहने लगे थे और वे अक्सर खिड़की में से दूर कोहरे से घिरे पहाड़ की ओर देखा करते थे। 70 वर्ष के होते ही सब बूढ़ों को उनके बेटे इसी पहाड़ पर लाकर छोड़ जाया करते थे। ये नियम उस राज्य के राजा ने बनाया था। इसके पीछे विचार ये था कि जब बूढ़ों में योग्यता और ताकत खत्म हो जाती है, वे परिवार और समाज पर बोझ बन जाते हैं। इस नियम में ये बात भुला दी गई थी कि बूढ़े लोग अपना वर्षों का अनुभव और ज्ञान अपने बच्चों को दे सकते हैं। और एक शाम सुमी ने अपने बेटों से कहा, मेरे बच्चों, आज पूर्णमासी है। आज मैं 70 वर्ष की हो गई। अब इस राज्य के नियम के अनुसार कल तुम मुझे उस पहाड़ पर पहुंचा आओ जहां से कोई लौट कर नहीं आता। माँ, हम ऐसे शब्द भी नहीं सुन सकते। तुम जो इतनी चुस्त दुरुस्त हो, बुद्धिमान हो, तुम्हें हम वहां पहुंचा आए। मेरे बच्चों, कानून से तुम कैसे लड़ोगे? कोई चारा न था और अगली सुबह सुमी ने बड़े प्यार से अपने घर को घूम घूम कर देखा। कपड़े सब दुरुस्त हो गए। मैंने आखिरी खाना भी बना दिया। उसकी डोली तैयार थी और यात्रा शुरू हो गई। यात्रा काफ़ी लंबी थी। आखिरकार वे पहाड़ की तलहटी में पहुँचे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, सुमी रास्ते के किनारे पर उगे हुए सरकंडों को तोड़कर गिराती जा रही थी। वे खुद तो उस रास्ते पर वापस नहीं आने वाली थी, पर अपने बेटों के लिए लौटने के रास्ते पर निशान छोड़ती जा रही थी और वे हमेशा की तरह उन्हीं के बारे में सोच रही थी। वे कोहरे से घिरी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। जुग जुग जियो मेरे लाडलों, ध्यान रखना, जिस राह से आए हो उसी से वापस लौटना। अलविदा हमारी प्राण प्यारी माँ। इचरो और चिरो झट से घूमे और लौट पड़े। समझदार और प्यारी माँ के बिना घर कितना सूना लगेगा। जिसने हमें जन्म दिया, दुख तकलीफ उठाकर बड़ा किया, उसी का परित्याग करना पड़े, कितना भयंकर, कितना शर्मनाक। अंधेरा हो चला था और बर्फ भी गिरने लगी थी। उतावली में भाइयों ने छोटे रास्ते से नीचे उतरने का फैसला किया। अचानक बर्फ के फाहे घने होने लगे और जोरदार तूफान शुरू हो गया। अब कैसे जाएं? हम कहाँ जाएं? इचरो, हम रास्ता भटक गए हैं, आगे कोई रास्ता नहीं है। और निराश होकर वे वापस पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ पड़े। माँ, तुम कहाँ हो? हम रास्ता भटक गए हैं, कहाँ हो? बर्फ से सुन्न होकर अधमरी सी सुमी झाड़ियों के पीछे पड़ी थी, पर उसमें चेतना आई। बच्चों को मेरी ज़रूरत है। इचरो और चिरो ने उसे डोली में बैठाया और घर चले। वे देखो, टूटे हुए सरकंडे पड़े हैं ना, उसी रास्ते से चलो मेरे बच्चों। बड़ी आसानी से और आत्मविश्वास के साथ सुमी इन्हें पहाड़ से नीचे ले आई और उनका घर आ गया। हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे माँ,
चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इचरो और चिरो ने सुमी को झोपड़ी के पिछले हिस्से में छिपा दिया ताकि गांव वालों और सिपाहियों को उसका पता ना चले। वे तीनों बड़े आनंद से रहने लगे। एक दिन उस राज्य के राजा ने सभी परिवारों के पुरुषों को बुलवाया। मैं कुछ काम बताऊंगा जो कि तुम सबको करने होंगे। जो लोग असफल रहेंगे उन पर भारी जुर्माना होगा। पहला काम ये है कि राख की रस्सी बना कर लाओ। रस्सी, सो भी राख की? इचरो और चिरो ने इस अनोखे काम के बारे में सुमी को बताया। अरे बड़ा आसान है, एक रस्सी लो, उस पर खूब नमक का पानी मलो, फिर उसे एक पतरे पर रखो और आग लगा दो। रस्सी जलने पर राख रह जाएगी और नमक की वजह से वे बिखरेगी नहीं। अगले दिन दरबार में काम पूरा कर लाए। अति उत्तम, तुम्हारे नाम क्या हैं? इचरो और चिरो। महाराज, बहुत खूब। और याद है ना, जो लोग ये काम नहीं कर पाए उन्हें जुर्माना भरना होगा। और बाकी सब गांव वालों ने जुर्माना भर दिया। अब दूसरा काम, एक शंख लाओ जिसके आर पार धागा पिरोया हुआ हो। सुमी के पास इस समस्या का भी हल था। बोली, पहला कदम है एक चींटी को पकड़ना, उसके पैर में धागा बांधकर उसे शंख के ऊपर वाले छेद में से अंदर जाने दो। फिर शंख के मुंह पर कुछ चावल के दाने रखो। चावल के दानों से आकर्षित होकर चींटी शंख में से अपना रास्ता बनाकर निकलेगी तो धागा भी शंख के मुंह तक पहुंच जाएगा। और राजा की खुशी की सीमा न रही। दूसरे गांव वालों को दोबारा जुर्माना भरना पड़ा। तीसरा काम था बांस के टुकड़ों में जड़ और तने की ओर के सिरों को पहचानना। सुमी के उत्तर को दरबार में प्रयोग करके दिखाया गया। बांस के टुकड़ों को पानी में डालिए, जो सिरा तेरे वे तने की ओर का है और जो डूबे वे जड़ की ओर का। लाजवाब मेरे बच्चों, इस बार भी तुमने काम कर दिखाया। एक ऐसा ढोल लाओ जो बिना बजाए बजता हो। राजा का बताया ये काम भी बच्चों ने घर जाकर सुमी को बताया। कुछ देर सोचने के बाद सुमी हंसने लगी। अचार के इस डब्बे का ढक्कन और पेंदा हटाने से वे दोनों ओर से खुल जाएगा। अब चमड़े के गोल टुकड़े काट कर इसके दोनों ओर मढ़ दो, मगर उससे पहले कुछ मधुमक्खियां अंदर छोड़ दो। जब राजा जी ने उत्सुकता से उस अनोखे ढोल को हाथ में उठाया तो अंदर वाली मधुमक्खियां घबराकर उड़ी और चमड़े से टकराने लगी, जिससे ढप ढुप ढुप ढोल अपने आप बजने लगा। चमत्कार चमत्कार, मेरे बताए सभी काम पूरे करने के उपलक्ष्य में ए लड़कों, मैं तुम्हें उगते हुए सूर्य का पदक प्रदान करता हूँ। महाराज रुकिए, हम एक अपराध स्वीकार करना चाहते हैं। इस सम्मान के हकदार हम नहीं बल्कि हमारी माँ हैं, जिन्हें हमने अपनी झोपड़ी के पीछे छिपा रखा है। हालांकि वे 70 वर्ष की हो चुकी हैं, पर हमने उन्हें नहीं जाने दिया। इस तरह हमने राज्य का नियम तोड़ा है। क्या तुमने नियम तोड़ा है? अब तो तुम्हें वही दिया जाएगा जिसके तुम लायक हो। तुम्हें क्षमादान दिया जाता है। हा हा हा। इचरो और चिरो, आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। मैं अपने बनाए उस निर्दय नियम को रद्द करता हूँ। महाराज, कृपा करके इन गांव वालों के दिए हुए जुर्माने को वापस लौटा दीजिए, क्योंकि ये बेचारे तो गरीब से गरीबतर हो गए हैं। मैं न सिर्फ इनके रुपए लौटाऊंगा बल्कि एक कोष स्थापित करूंगा जिसकी सहायता से ये अपने बूढ़े माँ बाप की अच्छी तरह से परवरिश कर सकें। और जल्दी ही दरबार में सुमी तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी के लिए और जो ममता तुमने अपने बच्चों को दी है उसके लिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। अब से तुम और तुम्हारे ये लड़के मेरे शाही सलाहकार होंगे। और उस दिन से मौत का पहाड़ सूना पड़ा है, क्योंकि अब किसी अभागे बेटे को अपने प्यारे माँ बाप को वहाँ छोड़ने नहीं आना पड़ता। तो कैसी लगी ये कहानी? अवश्य ही आपने इसे बहुत ध्यान से सुना होगा। इसे सुनकर आपको बहुत आनंद भी आया होगा। तो आइए जानते हैं हम इस पाठ में आए नए शब्दों के अर्थ को। शब्द इस प्रकार हैं। शब्द आकर्षित, अर्थ अपनी ओर खींचना। शब्द प्राण प्यारी, अर्थात जान से प्यारी। शब्द सरकंडे, अर्थ
गांठदार सरपत जाति का एक पौधा। शब्द परित्याग। अर्थ पूरी तरह त्याग देना, आत्मसमर्पण। आइए अब हम अभ्यासी प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न इस प्रकार हैं। इस कहानी में पहाड़ का नाम मौत का पहाड़ क्यों था? इसका उत्तर इस प्रकार है। राज्य के राजा ने ये नियम बनाया था कि जैसे ही कोई व्यक्ति 70 वर्ष का हो, उसे पहाड़ पर जाकर छोड़ आना होता था और उस पहाड़ से कभी कोई वापस फिर नहीं आता, इसलिए उसका नाम मौत का पहाड़ था। अगला प्रश्न है, आप अपने माता पिता पर किन किन कार्यों के लिए आश्रित हैं? उन कार्यों की सूची बनाइए और यदि वे सभी कार्य समय पर ना हो तो क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं विचार कर अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य ही लिखना है। आप अपने मित्रों तथा भाई बहन से भी चर्चा करके इस प्रश्न को कर सकते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमारे माता पिता हमारा सदैव भला ही चाहते हैं। वे अपने जीवन में हमारे लिए बहुत कष्ट उठाते हैं ताकि हम जीवन में सफल हो सकें और इसी चाहत में अपना जीवन हमारे लिए अर्पित कर देते हैं। वे हमारी छोटी छोटी तकलीफों से बेचैन हो जाते हैं। उनके पास हमारी हर समस्या का हल होता है। माता पिता की छत्र छाया में हमारा जीवन संपन्न है। हमारे बड़े हमारे परिवार की रौनक और हमारा स्वाभिमान है। उम्र के साथ वे हम पर बोझ नहीं बनते, बल्कि ऐसे घने वृक्ष की तरह हो जाते हैं जो सदैव अपनी छाया से सभी को सुकून पहुंचाते हैं। अनुभवों का उनके पास खजाना होता है। हमें उनके अनुभव हर समय हर कठिनाई से बचने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, जो हमारे अंधेरे रास्तों पर उजाला कर देते हैं। ये बात इस कहानी से भी सिद्ध हो जाती है। दोनों भाइयों ने समय पर अपना अपराध राजा के सामने स्वीकार कर अपनी सही परवरिश का सबूत दिया। सही समय पर सही बात करना बुद्धिमान व्यक्ति का गुण होता है। इचरो और चिरो को ही इससे सिर्फ लाभ नहीं हुआ, बल्कि राजा ने सूमी की बुद्धिमानी से खुश होकर ये नियम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब कोई अभागा बेटा अपनी माँ से दूर नहीं होगा। नियम समाज को सही दिशा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु इन नियमों से अगर समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है तो उन्हें बदलना उचित होता है। तो आशा करते हैं बच्चों, आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ, एक नई आशा और एक नई शिक्षा के साथ।